बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर क्रिएशन ऑफ एजेंसी का है। तो एजेंसी दो तरह से क्रिएट की जाती है, एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट और एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। सेक्शन 186 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमें बताया गया है कि जनरली एजेंसी जो है वो क्रिएट की जाती है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और इसमें ये होता है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट ये नहीं कि बाय वर्ड्स या रिटन, जब हम कोई दो बंदे प्रिंसिपल और एजेंट आपस में बाय वर्ड्स प्रिंसिपल कह दे या फिर लिख के दे दे किसी को कि आप मेरे एजेंट हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इस तरह बन गया। ये एजेंसी थ्रू एक्सप्रेस एग्रीमेंट ये वाली एजेंसी बन गई और यूजुअली ऐसे ही एजेंसी बनती है। इसकी एक कॉमन मिसाल ये है कि जो हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं स्टैम्प पेपर पे, वो ये अथॉरिटी प्रिंसिपल दे देता है एजेंट को कि वो जो एजेंट है वो उसके बिहाफ पे एक्ट करे। तो ये एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए ने अपॉइंट किया बी को एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस। इट इज एन एक्सप्रेस एजेंसी। ए राइट्स अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन द फेवर ऑफ बी अथराइजिंग हिम टू सेल हिज प्लॉट। इट इज अ रिटन एक्सप्रेस एजेंसी। ओके हो गया। अब हम देखते हैं एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। सेक्शन 187 में हमें बताया गया है कि एजेंसी इम्प्लाइड एग्रीमेंट के जरिए भी क्रिएट की जा सकती है। जब हमारे पास एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू किसी को अपॉइंट ना किया गया हो एजेंट के तौर पर, तो ये एजेंसी उस वक्त क्रिएट होती है। इसका ये होता है कि ये एजेंसी एन इम्प्लाइड एजेंसी अराइजेस फ्रॉम कंडक्ट सिचुएशन और रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज। यानी कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि एक्स और वाई ब्रदर्स हैं और एक्स जो है वो लाहौर में रहता है, वाई मुल्तान में रहता है। वाई जो है उसने विद द नॉलेज ऑफ एक्स वो उसकी ज़मीन जो होती है एक्स की वो लीज पे दे देता है किसी को। तो ही कलेक्ट्स द रेंट एंड रिमिट्स टू एक्स, यानी कि वो पहले कलेक्ट करता है रेंट को फिर उसको एक्स को दे देता है। वाई इज़ द इम्प्लाइड एजेंट ऑफ एक्स। इसकी मिसाल एक और ये हो सकती है कि देखें एक दुकान है जिसके अंदर एक बाप बेटा बैठते हैं। तो बाप की मौजूदगी के अंदर जो बेटा होता है वो सौदा अक्सर बेच देता है। तो लोगों को मकसद है यही है कि यही पता है कि भाई ये जो बेटा है ये इसको एक इम्प्लाइड एजेंसी है कि ये एक्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट के थ्रू या इम्प्लाइड किस्म की एक एजेंसी का एग्रीमेंट क्रिएट हुआ है। अब इम्प्लाइड जो एजेंसी है, एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, इसकी टाइप्स हैं एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और एजेंसी बाय नेसेसरी। सबसे पहले हम एजेंसी बाय स्टॉपल देखते हैं। स्टॉपल का मतलब होता है किसी को रोकना। अब इसका मतलब है किसी को क्या रोकना, मकसद है किसी को रोकना फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट। यानी कि अगर एक पर्सन अपने कंडक्ट से या फिर अपनी स्टेटमेंट से लोगों को ये महसूस करवाए कि कोई दूसरा बंदा उसका एजेंट है, तो फिर बाद में वो उसको स्टॉप किया जाएगा। ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम सब्सिक्वेंटली डिनाइंग इट। यानी बाद में वो अगर कहे ना कि भाई मेरा ये एजेंट नहीं है, तो वो उसको फिर ये कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने अपने कंडक्ट के ज़रिए या फिर अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए लोगों को महसूस करवाया है कि सर्टन जो पर्सन है वो उसका एजेंट है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी है कि बाप ने मौजूदगी में जब वो चीज़ें बेटा उसका बेचता था तो उसने क्योंकि उसको मना नहीं किया, तो मुराद है कि लोगों को यही पता है कि ये जो बाप है इसके बिहाफ पे जो इसका बेटा है वो सौदा बेच सकता है। तो ये एजेंसी बाय स्टॉपल है कि भाई आप बाप जो है अब ये कहे कि कल को कि भाई सौदा मेरे बेटे ने बेचा है, तो वो जी उसको ये अथॉरिटी नहीं थी, तो बाद में वो ये डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपने एक्शंस के ज़रिए कंडक्ट के ज़रिए लोगों को ये महसूस या करवाया था कि भाई ये जो है ये बेटा ये मेरे मतलब है मेरी रजामंदी से चीज़ें बेच रहा है, तो बाद में वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। एजेंसी बाय स्टॉपल इस तरह होती है। इसकी एग्जांपल ये दी हुई है, बी को बताया इन द प्रेजेंस ऑफ पी दैट ही इज पीज एजेंट। पी जो था उसने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया इस बात को और खामोश रहा। तो बाद में अगर बी जो है वो एंटर हो जाता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए,
थिंकिंग दैट ए इज पीज एजेंट, तो पी जो है वो बाउंड होगा बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने अपने कंडक्ट से और अपने जो एक्शंस थे उसने उससे महसूस करवाया दूसरे बंदे को कि वो उसका एजेंट है, क्योंकि वो खामोश रहा उसने इस बात को, या तो वो मतलब है इस बात से उसी वक्त इख्तलाफ कर देता तो फिर वो दूसरा बंदा उसके साथ कांटेक्ट ना करता, लेकिन क्योंकि उसने ऐसे नहीं किया तो लिहाजा वो बाउंड हो जाएगा पी बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब एजेंसी बाय होल्डिंग आउट है, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास मकसद है, इसके अंदर देखें द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द एजेंट इफ ऑन द of an earlier occasion he made other persons to believe that the person does some acts on his behalf is done with authority। यानी कि अगर एक बंदा था उसने कुछ अरसा पहले एक एक्शन किया तो जो दूसरा बंदा था उसने लोगों को अपने एक्शंस के ज़रिए ये बावर की करवाया कि भाई ये जो मेरे एजेंट ने काम किया ये मेरे बिहाफ पे किया और इसको अथॉरिटी थी, तो लिहाजा वो बाद में इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। बट इफ़ द एजेंट हैज़ अ लिमिटेड अथॉरिटी द प्रिंसिपल इज़ नॉट बाउंड फॉर हिज एक्ट्स बियॉन्ड दैट अथॉरिटी। अब इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि बी जो था वो सर्वेंट था ए का, बी ने बाय किया गुड्स ऑन क्रेडिट, बी जो था वो क्रेडिट पे गुड्स लेता था सी से और ए जो था वो उसके पैसे रेगुलरली देता था। अब एक दिन बी ने क्या काम किया, वो उसने बाय की गुड्स फ्रॉम सी ऑन क्रेडिट फॉर पर्सनल यूज, तो ए इज लाइबल टू सी फॉर पेमेंट, क्योंकि वो हमेशा ए जो था उसके बिहाफ पे पेमेंट करता था, तो लिहाजा इस बार भी ए लाइबल होगा टू सी फॉर पेमेंट। तो एजेंसी बाय होल्डिंग आउट ये है। अब एजेंसी बाय नेसेसरी ये है, एजेंसी बाय नेसेसरी गिव्स एन अथॉरिटी टू अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर अनदर विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। यानी कि एक बंदे ने कंसेंट नहीं दी लेकिन एजेंसी बाय नेसेसरी उसको ये अथॉरिटी दे रही है किसी बंदे को कि वो एक्ट करे किसी और के बिहाफ पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये एजेंसी बाय नेसेसरी जो होती है ये अराइज हो जाती है, जिसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि देयर मे बी अ रियल नेसेसरी फॉर एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इसके अंदर ये हो सकता है कि प्रिंसिपल के इसे इंस्ट्रक्शन लेना मुमकिन ना हो। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं, पेरिशिंग गुड्स हैं तो वो ख़राब हो रही हैं, तो मकसद है प्रिंसिपल के से इजाज़त उसकी इंस्ट्रक्शंस भी लेना मुमकिन नहीं है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर वो मकसद है कोई बंदा एजेंट बन के अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, तो एजेंसी बाय नेसेसरी ऐसी कंडीशंस में अराइज हो जाती है। तो एजेंट जो है वो ही शुड एक्ट बोनिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें देखें कुछ कंडीशंस और हैं, वेयर द एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी बोनिफाइड इन एन इमरजेंसी, वेयर द कैरियर ऑफ द गुड्स डज एनीथिंग टू प्रोटेक्ट द गुड्स इन एन इमरजेंसी। देखें वही कैरियर की मिसाल होगी, एक जिसमें नीचे मिसाल भी दी हुई है कि किसी बंदे ने बटर दिया रेलवे कंपनी को तो डिले हो गया ट्रांजिट में, तो जो कंपनी थी उसने सोल्ड कर दिया जो बटर था क्योंकि वो पेरिश हो रहा था, ख़राब हो जाता, तो एसेंट को जो होगा वो बाउंड होगा बाय दिस सेल। तो इसके अंदर एक और भी कंडीशंस वो जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, वेयर अ हस्बैंड इम्प्रॉपरली लीव्स हिज वाइफ विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर मीन्स फॉर आवर सस्टेनेंस, ये भी एक कंडीशन है कि जिसमें एजेंसी ऑफ नेसेसरी अराइज हो जाती है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन जो है 96 में हमें बताया गया है। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन देखें इसमें होता ये है कि एक बंदा विदाउट अथॉरिटी एक्ट कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन और बाद में जो है ना प्रिंसिपल उसके एक्ट्स को ना रेटिफाई कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एजेंसी उस वक्त राइज हो जाती है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। यानी पहले उसके पास अथॉरिटी नहीं थी लेकिन बाद में क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको उसके उस एक्शन को रेटिफाई कर दिया तो ये एजेंसी बाय रेटिफिकेशन होती है। और इसमें ये बताया गया है कि इसको ऐसे ही इसको ऐसे ही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये जो कॉन्सिक्वेंशियल रेटिफिकेशन होती है ना, यानी नतीजे के तौर पर रेटिफिकेशन होगी, इट इज एज्यूम दैट इट इज प्रियोर एजेंसी। यानी एजेंसी बाय रेटिफिकेशन इसका मतलब है उसमें ऐसा समझा जाएगा कि वो जो प्रिंसिपल है जब उसने रेटिफिकेशन कर दी उसके एक्ट की तो ऐसा समझा जाएगा कि वो उसकी इजाज़त से ही काम हुआ था, यानी वो एक्शन जो उसने एजेंट ने किया था वो उसके इजाज़त से ही किया था या अथॉरिटी से ही किया था। तो इसकी मिसाल है ए बाइज 5 बैग ऑफ व्हीट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ बी रेटिफाई एज एक्ट, ए बिकम हिज एजेंट। ठीक हो गया।
अब हम एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ देख लेते हैं। एजेंसी अराइजेज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अंडर पार्टनरशिप एक्ट। अगर हम देखें तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड द एक्ट ऑफ द पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म बाइंड्स द फर्म। अगर एक जो हम देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि अगर एक पार्टनर है किसी बिजनेस का तो वो एजेंट है फर्म का, तो वो जो भी एक्ट करता है इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म तो वो बाइंड कर देता है उसका वो एक्शन फर्म को। तो सिमिलरली अगर हम देखते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर तो द डायरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। अब इसकी एक एग्जांपल है डी, अ डायरेक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड एस टू बाय मशीनरी फॉर अ कंपनी। डी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी सो द कंपनी इज लायबल फॉर डीज एक्ट एज अ प्रिंसिपल। क्योंकि कंपनी भी हम एक उसको एक उसकी लीगल एंटिटी होती है, कंपनी भी समझें कि एक लीगल एंटिटी है, तो उसको कंपनी जो है वो बाउंड हो जाएगी बाय द एक्ट्स ऑफ द एजेंट जो कि डायरेक्टर है इस केस के अंदर। उम्मीद है कि जी आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आपकी इस बातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।